संजीव कौशिक जी, जो लेफ्ट इलेक्टोरली इंडियन पॉलिटिक्स में एक हद तक गायब ही हो चुका है, एक राज तक सिमट चुका है, उस विचारधारा की राजनीति करके कांग्रेस कहां पहुंचेगी? देखिए, एक बात तो तय है कि अलग अलग विचारधारा वाली अलग अलग पार्टियां मिलकर के एक इंडिया गठबंधन बनाई। जब अलग अलग पार्टियां होती हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि सारे सीटों पे हम लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट उतारें। लेकिन जब आप गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो फिर क्वालिटी बेस्ड हो जाता है। वो जीत किसकी सुनिश्चित होगी, इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। उसी आधार पर समीकरण भी बनता है, फिर सीटों का बंटवारा बनता है। यदि हम कन्हैया कुमार की सीटों को गौर से देखें तो आखिर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कन्हैया कुमार को क्यों उतारा वहाँ पे? क्योंकि इससे पहले लगातार वहाँ पे हार तो मिली ही है कांग्रेस पार्टी को। कन्हैया पूर्वांचली हैं, वहाँ पे मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से आते हैं। तकरीबन 28 से 30% पूर्वांचलियों की वहाँ पे उपस्थिति है। तो ये एक समीकरण दिखाई दे रहा है। दूसरा समीकरण, उससे सटे हुए वो जो इलाके, जो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए इलाके दिखाई दे रहे हैं, उनके वोटरों को आप उसमें ऐड कर लें। तो उन सब चीज़ों को अब कन्हैया को बाहरी कह दिया जाए और मनोज तिवारी को यदि यहाँ का कह दिया जाए, ये भी ईमानदारी पूर्वक बात है। लेकिन ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पर संदीप दीक्षित को भी तो कन्विंस किया जा सकता था ना, जिस पर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप दीक्षित की स्थिति ये है कि चूंकि पहले से वहाँ दिल्ली की राजनीति में सक्रिय, ये बात बिल्कुल हम सही है, शुक्ला जी की बातों से हम सहमति रखते हैं कि यहाँ जिन लोगों ने एक समय से लगातार राजनीति की है, उनको अचानक यदि आप हाशिए पे धकेलते हुए दिखाई देंगे, जीत हार ये अलग चीज है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व जब ये डिसीजन लेता है तो उसके जहन में बात ये होती है कि बेहतर फाइट। संदीप दीक्षित को लेकर एक और एंगल है। संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, वो उस प्रदर्शन में भी गए जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थी। तो ऐसा कह देना कि वो पूरी तरह से इनकन्वीनियंट है आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर, शायद उतना असरदार नहीं होगा। इसका मतलब उनकी दिक्कत गठबंधन से नहीं है, उनकी दिक्कत उम्मीदवार से है। नहीं, उम्मीदवार से भी दिक्कत नहीं है। ये छोटी मोटी बातें होती हैं। ये हवा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। किस पार्टी में, यहां तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए ना, कई लोगों ने टिकट देने के बावजूद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कहां मुद्दा बना? कई लोगों को लगातार बोला गया कि नहीं आपको लड़ना है, किसी ने इनकार कर दिया। दिल्ली में 7 में से 6 सीटों पर बदल दी गई, पार्टी के लोगों ने नेता को बदल दिया। अब सवाल तो ये भी उठते हैं कि इस पे भी बात की जा सकती है कि यदि वो अच्छा कर रहे थे तो पिछली बार 2019 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सारे कैंडिडेट बदल दिए थे, सारे सिटिंग सांसद जो थे। उसके बाद भी बीजेपी 9 जीती। तो ये कि फैसले लेकर आप सही साबित कर पाते हैं तब तो ठीक है। यही मैं कह रहा हूं कि ये भी तो एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्वालिटी बेस्ड जब चुनाव में लड़ने की बात होती है और गठबंधन की राजनीति करने की बात होती है, तो ये तो होना ही है कि आपके पास विकल्प जो सबसे ज्यादा मजबूत है, वहां का समीकरण देखते हुए, वहां का ध्रुवीकरण, मतलब तमाम वो समीकरण देखते हुए उसके आधार पर टिकट दी जाती है। कन्हैया यहाँ बेहतर होते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो भी आते हैं वहीं से जहाँ से मनोज तिवारी आते हैं। उनकी भी भाषा शैली, बातचीत करने की, और ये बात बिल्कुल सही है कि तिवारी जी भी यहाँ के नहीं है। तिवारी जी भी 2 बार 3 बार कहीं होते हुए, कितने पार्टियों से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। मोदी जी के लहर में वो भी निकले हुए एक हैं। तो एकमात्र अकेला वही बच गए हैं जो पिछली बार के जैसे इस बार भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे लोग तो साइड हो गए हैं। तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि कन्हैया बेहतर वहां के लिए है और कन्हैया टक्कर देते हुए भी दिख रहा है। अब ये बात अलग है कि अंदर खाने की बात यदि ये निकल के जो आ रही है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तो हवा देगी ही देगी। ठीक है रंजीत जी, एक तो पहलू आया कि बीजेपी हवा दे रही है, सुना आपने, लेकिन सवाल ये भी है कि जब आप सवाल उठा रहे हैं कि बाकी नेता नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में क्या तमाम दोनों दलों के नेता एक साथ प्रचार के लिए उतरेंगे जमीन पर? ये भी देखा जाएगा, क्योंकि गोपाल राय से पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो आपके लिए कैंपेन करेंगे, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए कैंपेन करेगी? तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, आने वाले वक्त में जरूरत होगी तो देखा जाएगा। ये सवाल उठ रहा है, क्या अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का जब मेल होता है तो कार्यकर्ता भी उस लाइन लेंथ पर आगे बढ़ रहे हैं? और ये सवाल इस वजह से है क्योंकि कन्हैया कुमार की विचारधारा लेफ्ट की पूरी तरह से रही है, ये हमने देखा है। नहीं आयुष जी, जब जब आम आदमी पार्टी के साथ बात हुई है तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई। आपस में कोऑर्डिनेट कर भी रहे हैं, जिले स्तर पर भी कर रहे हैं, राज्य स्तर पर भी कर रहे हैं। चूंकि दिल्ली में चुनाव थोड़ा विलंब से है, 1 जून से है, इसलिए आपको वो बहुत विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और तभी हम लोग 4 और 3 का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़े हैं। देखिए, दिल्ली में कभी आप इस बात पर गौर करें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको संन्यास लेने की घोषणा करनी पड़ी राजनीति से, उनका टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गौतम गंभीर, उनका टिकट काट दिया, उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। जयंत सिन्हा, हजारीबाग से उनका टिकट काटा गया, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। पवन सिंह ने तो इनका टिकट वापस कर दिया।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इस तरह की बातों को ये लोग हवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर दल में इस तरह की स्थिति होती है, और अगर उस बात को आधार बने तो भारतीय जनता पार्टी में तो आपको भगदड़ दिखेगी जगह जगह पर, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। जैसे कि तो मैं ये कह रहा हूं जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका टिकट कटा और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये इनके लिए समस्या हो सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होके, आज भी आपने देखा होगा आयुष जी कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार में, भागलपुर में श्री तेजस्वी यादव जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अमरोहा में श्री अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो हर जगह बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों में आज कोऑर्डिनेशन का सवाल नहीं, सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के अंदर लेफ्टिस्ट धड़ा जो है वो इतना हावी हो चुका है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सामने आए, उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध हुआ, राम मंदिर का विरोध हुआ, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार का विरोध अपनी ही पार्टी में हो रहा है, संदीप दीक्षित कर रहे हैं। तो ये विचारधारा वाला भी एक विरोध वाला फैक्टर दिख रहा है रणजीत जी, और सवाल वही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई का मुद्दा तो बना रही है, लेकिन क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा पर अडिग थी, जो विचारधारा उसकी रही है, जैसा शुक्ला सर ने भी बोला? देखिए, कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो देश के 100% लोगों की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलती है। उसमें लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंट्रल भी है, सबको साथ लेकर, सबको कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी जोड़ के चलती है, और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भी है। तो इसलिए ये छिटपुट बातें कभी कभी हो जाती है आपस में, मुझे नहीं लगता इसको इतने तूल ठीक है धनंजय, ये छिटपुट बातों को हवा दिया जा रहा है, और वाम और राम वाला एक सरकार वाला दौर तो हमने भारत में देखा ही है, जब आप भी लेफ्ट के साथ बाहर से ही सही, कम से कम अलायंस में तो थे ही आप लोग। नहीं, लेकिन देखिए अलायंस का मतलब क्या है? हम लोग अलायंस का मतलब है एक साथ हो जाना। आप केरल में वही डी राजा की पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल में लड़ते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में अलायंस है। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए और कांग्रेस से कहा कि लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। कांग्रेस मजबूरी में चली गई, ठीक है दे दो। बिहार में लालू यादव ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, कांग्रेस को कहा लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता पकड़ो। कांग्रेस ने कहा कि ठीक है। ममता बनर्जी ने कहा कि 2 कौड़ी के हो 2 सीट दे रही, कहा कि नहीं 2 सीट तो बहुत कम है, कहीं भी नहीं दूंगी, हटाओ। कहते हैं कि फिर भी कि हमारे साथ अलायंस है। कैसा अलायंस है? कौन सा अलायंस है? 1 सीट नहीं दिया ममता ने, फिर भी अलायंस है। अब ऐसी परिस्थिति में आप कहना क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है? कांग्रेस कटोरा लेकर क्षेत्रीय दलों के सामने खड़ी है कि जो मन कर इसमें डाल दो, जितना हो सके हमारा सहयोग करो। इतनी मजबूर कांग्रेस, इतनी मजबूर हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की ये नियति है कि कांग्रेस इतिहास होते जा रही, और धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में ही आपको मिलेगी। कांग्रेस की ये स्थिति जो हुई है, ये वैचारिक स्खलन का ही परिणाम। आप बताइए, अमेठी से राहुल गांधी भाग गए, अमेठी ने मुलेठी चुसाने से मना कर दिया। वहां वायनाड की स्थिति भी संकट में आई हुई है, दोबारा तो भी तैयारी कर रहे हैं कि इधर आऊं। अब इधर जब जिसका केंद्रीय नेतृत्व का ही नहीं तय कर पा रहा है, और जो रोज कांग्रेस का स्खलन हो रहा है, रोज लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, और मैं नहीं रंजीत जी जवाब दीजिए। छोड़ने वाले ही कह रहे हैं, बीजेपी लीडिंग अलायंस पार्टनर है और आप लोग हर राज्य में समझौता कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले लिस्ट जारी कर दी थी, बिहार में लालू प्रसाद यादव से पूछ के लिस्ट जारी हो रही है, और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हमने देखी। आयुष जी, ये भाजपा प्रवक्ता की ही स्थिति नहीं है, इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर और नीचे तक देखें, अगर ये 60 सेकंड बोलते हैं तो 60 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। इनको इतना भय हो रहा है कांग्रेस से, और यही बताता है कि इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। और कल जब पहले चरण का चुनाव हुआ ना, तो इनको ये पता चल गया है कि अब बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया और झोला उठाकर जाने का समय आ गया। तो इसलिए ये इनकी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट में ये कांग्रेस करने लगते हैं। मुझे लगता है हमारा आधा प्रचार तो और भी लोग हैं, राहुल छाप और भी लोग हैं, ठीक है ना? मैंने कमेटी सिर्फ राहुल गांधी नहीं करते, और भी बचकानी बातें करने वाले लोग इनके सपने में भी कांग्रेस और हमारे नेता ही आते हैं, लेकिन राहुल बाबा की छाप सबके है। आप बताइए, जो लड़ ही नहीं रहे हैं वो कह रहे हैं कि हरा देंगे। अरे जब तुम 3 में ना है ना 13 में है, आप नहीं कहीं चुनाव के मैदान में ही नहीं है, कह रहे हैं कि हरा देंगे। अरे चुनाव के मैदान में उतरिए तो सही। आपके पास बिहार में 10 सीटें, 10 में से 8-9 कैंडिडेट नहीं घोषित हुए और कह रहे हैं हरा देंगे। गजब स्थिति है। अरब के एक बड़े आलिम ने कहा था कि जिन्हें खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते हैं। जिनका कैंडिडेट नहीं घोषित तो चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हैं,
कैंडिडेट मिल नहीं रहा है, रोज पार्टी ऑफिस में लोग गिरीश जी इस्तीफों को की बोलने झड़ी लगी दीजिए, हुई है। फिर मैं बोलूंगा, कांग्रेस बीच में पार्टी नहीं को बोलूंगा। छोड़ने में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन कितना जल्दी छोड़ेगा। आप और छोड़ने वाले क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कह रहे हैं सनातन का विरोध कर रही है, कांग्रेस पे डिरेलमेंट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कांग्रेस के जो कुर्ते हैं उसमें से जितने रेसे तो और रंजीत जी धागे वही निकाले वही जा तो रहे सवाल हैं। है कि विचारधारा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है। डीएमके सनातन के विरोध की बात कर रही है, सनातन को एनिहिलेट करने की बात कर रही है, मंदिर के मुद्दे को लेकर आप लोग एक स्टैंड दिखा नहीं पाए, उसी मुद्दे को लेकर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। आयुष जी, हाल में इनके 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। एक आपने देखा चूरू के सिटिंग एमपी इनका छोड़ के गए, राहुल इनका हिसार के एमपी ब्रजेंद्र सिंह छोड़ के गए, और इसी क्रम में बिहार में अजय निषाद छोड़ के गए। ठीक है, मीडिया में इन सब की ज्यादा चर्चा नहीं होती, मध्य लेकिन प्रदेश मैं के अजय आपको प्रताप याद सिंह की भी दिला चर्चा होती है, सारी चर्चाएं होती हैं, कुछ नाम आप भूल जाएंगे तो वो भी गिना दूंगा मैं, जो चर्चाएं की हमने। आयुष जी, आपने अच्छा नाम याद दिलाया। अजय प्रताप सिंह ने पार्टी छोड़ते हुए क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है, बेईमानों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन चुकी है, इस पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, और ये पहले वाली भाजपा नहीं है। ये उस राज्यसभा के इनके जो सांसद है मध्य प्रदेश से, शर्मा जी, ये उनके बयान है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति जो अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज जितना आप बांटने वाली बात छोटे छोटे जगहों पे छुटभैया नेताओं से सुनते हो, ये बात लाल किले के प्राचीर से आपको सुनना पड़ेगा अगर ये सरकार दोबारा रिपीट होती है तो ये तो संविधान बदलने वाली सरकार है। आपको ध्यान होगा इनके एमपी अनंत हेगड़े ने क्या कहा कि 400 सीट आप दे दीजिए। चलिए इस पर लौटते हैं